आदरणीय प्रभास जी, माननीय जौहरी साहब, सभागार में उपस्थित सभी साहित्य प्रेमी और हिंदी प्रेमी देवियों और सज्जनों, मैं प्रभास जी के आदेश से आपके बीच उपस्थित हूँ और सबसे पहले मैं उपस्थित नागरिक बंधुओं को जो समिति से जुड़े हुए हैं उनको प्रणाम करता हूँ। समिति 100 साल की है और मेरी उम्र 83 है, इसलिए इस दृष्टि से भी समिति बड़ी है मुझसे। और समिति के सभागार में इस अवसर पर मैं इस महान संस्था को प्रणाम करता हूँ। बाबा तुलसीदास ने कहा है कि कहब मोर मुनिनाथ निवाहा, यही तेरे अधिक कहूँ मैं कहा। तो मुनिनाथ मेरे लिए प्रभास जी, और बड़े लोग जब रास्ते पर चलें तो फिर तुलसीदास के ही हवाले से कहूँ, श्री राम पद पंक बराए। जब लक्ष्मण चलते हैं तो रास्ते पर ये मर्यादा का निर्वाह है कि सीता राम के पैर जहाँ जहाँ पड़े हैं, लखन चलहि मग दाहिनु बाएं, तो चरण चिन्ह को बचा के चलते हैं। और बचा के चलने में जो कष्ट होता है, जो कठिनाई है, आप जानते हैं। इसलिए प्रभास जी कह गए अब उन चरण चिन्हों को कैसे बचा के मैं चलूं। फिर भी दृष्टा होगी यदि 2-4 शब्द आपके सामने न कहूं। ये जो संस्था है, जैसा मैंने कहा कि नेशनल बुक ट्रस्ट का पुस्तक मेला सही जगह हुआ है। हिंदी की सबसे पुरानी संस्था में हुआ है और ये इस नेशनल बुक ट्रस्ट के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाना चाहिए, क्योंकि नेशनल बुक ट्रस्ट घूम घूम कर हर जगह पुस्तक मेला करता है। ये उन्हीं और मेलाओं में एक नहीं है, बल्कि ये ऐतिहासिक जगह पर किया हुआ ऐतिहासिक मेला है। ये नेशनल बुक ट्रस्ट वालों को मालूम होना चाहिए। और चूंकि उसके अध्यक्ष प्रोफेसर बिपिन चंद्रा मेरे बड़े भाई की तरह से हैं, एक ही जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में वो भी के मैं ही था, मैं उनसे यहाँ से लौट के जाके कहूँगा कि अपने रिकॉर्ड में आप लिखिएगा, आपने वो काम किया है जो ऐतिहासिक महत्व रखता है। ये और मेलाओं की तरह से मेला नहीं। तो एक तो स्वयं आपको भी इससे मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि आप इस बड़ी संस्था ने नेशनल बुक ट्रस्ट का मेला किया है। इस संस्था से मैं वर्षों से जुड़ा रहा हूँ और इसकी हिंदी कमेटी का मैं सदस्य रहा हूँ जो पुस्तक योजना बनती है। हिंदी नवजागरण ग्रंथमाला एक वहाँ प्रकाशित होती है जिसका संपादन मैंने किया है। 10 पुस्तकें उसके अंतर्गत प्रकाशित हुई। कुछ और भी योजना है। इसलिए ये संस्था इंदौर ये हिंदी के लिए ऐतिहासिक भूमि है। शुरू में तो मैं थोड़ा घबराया, वेद पाठ से शुरू हुआ तो अब आर्षवाणी वाले हिंदी के किसी भजन से शुरू करते हैं तो ज्यादा समय के अनुकूल होता है। आर्षवाणी की भूमि बहुत ऊंची है, यदि संस्कृत सम्मेलन में वो होती तो और रुचि उसको समझने वाले लोग होते। फिर भी गौरव प्रदान किया आर्षवाणी के द्वारा हिंदी का। ये लोकवाणी है
हो सकता है कि वेदवाणी भी कभी लोकवाणी रही हो, इसलिए उस समय की लोकवाणी को आज के समय की लोकवाणी की ओर से मैं प्रणाम करता हूं और आभार मानता हूं कि हिंदी के सम्मेलन में आज वाणी सुनने का मौका मिला। जहां तक इस संस्था का सवाल है, हिंदी के इतिहास में भी ये अभूतपूर्व घटना है। यहाँ कई सभाएं हुई होंगी, सम्मेलन हुए होंगे। हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण सम्मेलन 1935 में इंदौर में हुआ था। मध्य प्रदेश और मध्य भारत सबको मिला करके साहित्यिक वातावरण या तो महाकौशल में है, जबलपुर रहा है, लेकिन उससे बड़ा जबलपुर में कोई सम्मेलन हिंदी साहित्य सम्मेलन का हुआ है या नहीं मुझे याद नहीं, लेकिन इस पूरे प्रदेश में सम्मेलन तो इंदौर में ही हुआ। तो हुआ तो कुछ सोच के लोगों ने किया होगा कि इंदौर में हुआ है। सन 35 का था और संभवतः गांधी जी उसके अध्यक्ष थे और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य परिषद का अध्यक्षीय भाषण पहला दिया था। मुझे इसलिए भी याद है कि आचार्य शुक्ल का अंतिम ग्रंथ जो काव्य में अभिव्यंजनावाद के नाम से प्रकाशित हुआ है, चिंतामणि भाग 3 में, भाग 2 में, वह लंबा भाषण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो कई घंटों तक चला था, वो पूरा भाषण इंदौर में हिंदी साहित्य सम्मेलन में उन्होंने दिया था। और इसी संस्था, यही आतिथेयी चीज, इस आतिथेयी संस्था ने वो सम्मेलन किया था। इसलिए मेरी नज़र में ये संस्था कोई छोटी मोटी संस्था नहीं है, बल्कि मेरी नज़र में प्रयाग वाले हिंदी साहित्य सम्मेलन से बड़ी संस्था है। इसलिए इस समिति में आकर दो शब्द कहते समय विनम्रता से मेरा सिर झुकता है। मैं एक देव मंदिर में आया हुआ। एक बात केवल निवेदन करूंगा जिसकी ओर इशारा तो कर चुके हैं प्रभात जी, ये पुस्तक के बारे में, क्योंकि पुस्तक मेला हुआ है, आपके यहाँ लाइब्रेरी भी होगी ही, और सुना है कि बहुत महत्वपूर्ण लाइब्रेरी यहाँ की। कभी आप लोग नगर में रहने वाले लोगों को आजकल पुस्तक की कद्र घट गई है। किसी बड़े आदमी के मध्य वर्ग के घर में जाएं तो किस्म किस्म की कटलरी ड्राइंग रूम में सजी हुई दिखाई पड़ेगी, भव्य दिखाई पड़ेगा, लेकिन कहीं कोई ऐसी जगह है जहां किताबें भी 10 रखी हुई हैं हिंदी की, बहुत कम घर मिले। था एक जमाना जब हर घर में कुछ पुस्तकें हिंदी की हुआ करती थी। दुनिया कितनी बदल गई है और पुस्तक की भूख क्या होती है ये मैं जानता हूं। प्रभात जी तो हमारा एक मुहावरा जो मेरे छोटे भाई ने मेरे बारे में कहा था, वो खुद घर का जोगी जोगड़ा अपने को कह गए। काशीनाथ सिंह मेरे छोटे भाई ने मेरे बारे में कहा घर का जोगी जोगड़ा। इसलिए प्रभात जी अब तो दिल्ली में रह करके आन गांव के सिद्ध हो गए हैं, इंदौर के नहीं हैं। इसलिए प्रभात जी विनम्रता से कहता हूं कि घर का जोगी जोगड़ा ये है, आप आन गांव के सिद्ध हैं। मैं कह रहा था, क्षमा कीजिएगा, व्यक्तिगत चर्चा करने के लिए सार्वजनिक रूप से करना ठीक नहीं है। जीएनपुर नाम का छोटा सा गांव जिसमें पढ़ा लिखा आदमी केवल एक थे, मेरे पिताजी, जो प्राइमरी स्कूल के अध्यापक थे और मिडिल पास करके उन्होंने फिर निकल के किया। मेरे घर में तुलसीदास की रामायण थी और स्वयं पिताजी नित्य शाम को हनुमान चालीसा का पाठ करते थे। तो रामचरितमानस उठाया इतना कठिन था
ये समझ में नहीं हमारे आता, पढ़ ही नहीं सकता था कोई। प्राइमरी में पढ़ने वाला लड़का रामचरितमानस क्या पढ़ेगा। तो पहली किताब जो मैंने गांव के मेले में खरीदी वो हनुमान चालीसा मैंने भी खरीदा। और शाम को जब प्राइमरी स्कूल से छुट्टी होती थी तो बीच में बगीचा पड़ता था और लोगों का कहना था कि इसमें भूत प्रेत रहते हैं। तो शाम को 5-6 लोगों की कतार लगा के हम जब लौटते थे तो कौन नहीं जानता है जगह में संकट मोचन नाम प्यारो का पाठ करते हुए महावीर जब नाम सुना मैं भूत पिशाच निपटना यहाँ में। तो इन चौकियाँ जोर जोर से हम लोग गाते हुए वहाँ से लौटते थे और वो हनुमान चालीसा का पाठ करते। मैंने वहाँ से पढ़ाई अपनी शुरू की थी। भूख थी, जाने कब की पूर्व जन्म का संस्कार था मैं नहीं जानता। तो गांव में पता चला कि आवाजापुर नाम का गांव वहाँ से थोड़ी दूर पर है, वहाँ एक लाइब्रेरी थी। बड़ा गांव था, पढ़े लिखे लोग वहाँ के थे, पिताजी के मित्र जहाँ रहते थे। तो गर्मी की छुट्टियों में धूप होते हुए भी दोपहरिया में मैं वहाँ से उस लाइब्रेरी से किताब लेकर के जाया करता था। जब मैं मिडिल में पहुँच गया तब मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि 1937 के आसपास मैं मिडिल में पढ़ रहा था। तो हमारी सरकार प्रांतीय सरकारें बन गई थी। तो एक साक्षरता पुस्तकालय था और पंडित श्री नारायण जी चतुर्वेदी निदेशक हुए थे उत्तर प्रदेश के शिक्षा प्रसार योजना के। उन्होंने स्कूलों में हिंदी की पुस्तकें भिजवा दी और एक उसके साथ टीम का बक्सा भी भिजवाया था, किताबों को रखने के लिए भी जगह चाहिए। मिडिल स्कूल में लाइब्रेरी तो होती नहीं थी। पहली बार भला हो मैं प्रणाम करता हूँ पंडित श्री नारायण चतुर्वेदी को कि निदेशक होते हुए पहला काम किया, हर मिडिल स्कूल को 100-100 पुस्तकें उन्होंने भिजवाई। और पंडित जी हमारे जो थे उसके हेडमास्टर थे, तो वो ताला लगा करके उसको बंद रखते थे। एक आध बार उनसे मैंने निवेदन किया, बोले ये पाड़े का अचार है, पाड़े का अचार किताब को कहते थे। बोले अगर इसी तरह से किताब हम देते रहें तो खत्म हो जाएगा। वो खोलने नहीं दे। अंत में उपाध्याय जी से मैंने कहा तो वो अपने नाम से खोल के किताब देते थे। भूख थी पढ़ने की, गांव-गांव घूम के किस तरह किताबें ले आकर के पढ़ा। तो एक प्रिय शब्द मुझे जब बनारस आया तो आज नाम का एक अखबार निकलता है आज भी। उस समय पराड़कर जी उसके संपादक थे। और जो महिमा बाद में जनसत्ता को प्रभास जी ने दी, खास तौर से इमरजेंसी के जमाने में, तो आज़ादी की लड़ाई के दौरान बाबूराव विष्णुराव पराड़कर का जो संपादकीय होता था और जो खबरें आती थी तो उसमें एक कॉलम हर रविवार को आता था। पता नहीं कौन लिखता था, किताबी कीड़ा नाम से। किताबी कीड़ा, ये शब्द मुझे इतना अच्छा लगा कि आज भी लिखूं चाहे तो नहीं या कम लिखूं, लेकिन मैं अपने को और कुछ नहीं कहलाना चाहता, किताबी कीड़ा कहलाना चाहता। और इसलिए किताबों का संग्रह और किताबों का अध्ययन और कोई व्यसन नहीं है। एक चीज है कि किताब से संबंधित वो दिन मैं समझूंगा कि हमारी उम्र में गिना न जाए जिस दिन मैंने किताब छुई नहीं और पढ़ा नहीं। मैंने कहा है कि जिन दिन गए राम बिन देखे ते भिरंत जन पार ही लेखे। जिस दिन किताब नहीं पढ़ी उस दिन को मेरी उम्र में शुमार न किया जाए। और मैं जो कुछ हूँ इसलिए मुझे प्रोफेसर कहना, समालोचक को कहना, ये सब बेकार की उपाधियां हैं। जो उपाधि है दर्शन की भाषा में, मैं अपने को एक पाठक